गुजरा, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से मुझे स्विमिंग पूल की तरफ धक्का दे दिया। इसी पल दो साएं अचानक स्विमिंग पूल के किनारे पहुंचे और उन्होंने अलग अलग मुझे और फांगजुन को पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, फांगजुन ने खुद को मजलूम दिखाते हुए रोना धोना शुरू कर दिया और चिल्लाकर बोला, पापा, मम्मी, फांग युआन भाई मुझे पानी में धक्का दे रहे थे। मेरा गैस्ट्रोएंटेराइटिस अभी ठीक भी नहीं हुआ है। मैंने नहीं किया, ये खुद। मेरी सफाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि फांग पापा और फांग मम्मी दोनों ने गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा। फांग मम्मी ने आग बबूला होकर कहा, तुम्हारी बहन से सुना था कि तुम हॉस्पिटल गए थे, तो हम तुमसे मिलने आने वाले थे। सोचा नहीं था कि तुम इतने जालिम निकलोगे। आजुन ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लगातार उस पर हमले किए जा रहे हो। क्या उसे मार डालना चाहते हो? चारों तरफ से गालियों और डांट की बारिश शुरू हो गई। मैं पहले की तरह सर झुकाए खड़ा रहा। न हिम्मत थी लड़ने की और न ही कोई ताकत बची थी। फांग मम्मी की उंगली लगभग मेरी आंखों में घुसने वाली थी, जबकि फांग पापा और ज्यादा आग बबूला होकर गालियां बकने लगे। गालियां देते देते जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने मेरी कमर पर एक जोरदार लात मारी और मुझे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ये एक स्टैंडर्ड डीप वाटर पूल था। मुझे तैरना नहीं आता था। मैं बस पानी में बुरी तरह हाथ पांव मार रहा था, पर मेरा शरीर भारी होकर नीचे डूबता जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि फांग परिवार के तीनों लोग आपस में हाथ पकड़े हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले गए। बेहोश होती हालत में मुझे उनकी बातें सुनाई दी। बस एक स्विमिंग पूल ही तो है, कोई मर थोड़ी जाएगा। वो आजुन को धक्का देना चाहता था ना, उसे भी कड़कती ठंड में ठंडे पानी का मजा चखना चाहिए। मेरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह लगातार नीचे डूबता जा रहा था। बेइंतहा दर्द और अफसोस ने मुझे घेर लिया। अगर मैं ऐसे ही मर गया तो बहुत अफसोस की बात होगी। आखिर अब तक मैं अपने सगे माता पिता से मिल भी नहीं पाया था। पता नहीं वो फांग परिवार की तरह मुझे भी बेइंतहा प्यार और लाड़ करेंगे या नहीं। तभी एक छपाक की आवाज आई। एक काले कपड़ों वाला साया पानी में कूदा और मुझे खींच कर किनारे ले आया। मैंने लड़खड़ाते हुए मुंह से पानी निकाला और धीरे से आंखें खोली तो सामने बाई निंगबिंग और मुझे बचाने वाला बॉडीगार्ड दिखे। बाई निंगबिंग को देखकर मेरे दिल में अचानक थोड़ी सुकून की लहर आई। मतलब वो अब भी मेरी थोड़ी बहुत परवाह करती थी। लेकिन अगले ही पल बाई निंगबिंग की नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। फांग युआन, तुम्हारा ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। अब फिर तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जैसे ही फांग जुन की बात आती, बाई निंगबिंग का बचा कुचा लिहाज भी खत्म हो जाता था। मैं सुन्न रह गया। इससे पहले कि मैं सफाई देता, फांग जुन रोते हुए बाहर दौड़कर आ गया। उसने धीरे से बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और मासूम बनते हुए बोला, निंगबिंग दीदी, आप फांग युआन भाई को मत डांटो। शायद उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। आजुन, तुम उसकी तरफदारी मत करो। वो सुधरने वालों में से नहीं है। ये कहने के बाद उसने मेरी तरफ देखकर कहा, फांग युआन, इतने सालों की पहचान के नाते मैंने इस बार तुम्हें बचा लिया है। अगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगी। मैं जमीन पर बेजान पड़ गया। पानी से भीगे कपड़े बर्फ जैसे ठंडे थे, पर दिल के अंदर छाई ठंडक उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। हमेशा ऐसा ही होता था। बार बार वो हमेशा फांग जुन पर यकीन करते थे और मुझे एक घटिया गुनहगार बना देते थे, जबकि हर बार तकलीफ झेलने वाला फांग जुन नहीं, बल्कि जख्मी होने वाला हमेशा मैं ही होता था। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, ड्राइंग रूम में चारों की चलती हंसी मजाक अचानक बंद हो गई। सभी लोग मुझे ऐसी नफरत भरी नजरों से देख रहे थे जैसे मैं कोई चीज छीनने वाला दुश्मन हूँ। मैं अपने ठंडे और भारी शरीर को खींचता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ा। अरे, मेरी जेड रिंग कहाँ गई? क्या अभी पूल में गिर गई? फांग जुन अचानक चिल्लाने लगा। मुझे फौरन समझ आ गया कि वो जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है। मैंने अपने कदम तेज किए ताकि सबकी नजरों से दूर हो सकूं, पर फांग पापा ने मुझे नहीं छोड़ा। फांग युआन, वहीं रुको। क्या तुमने आज उनकी जेड रिंग पूल में फेंकी है? मैंने कमजोर आवाज में सफाई दी। मैंने नहीं किया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया और न ही किसी ने उसकी जेड रिंग फेंकी है। पहले का सर्दी बुखार अभी ठीक ही हुआ था। ऊपर से पानी में इतनी देर हाथ पांव मारने के बाद मेरा सर घूम रहा था। शरीर गिरने जैसा हो गया था और ठीक से खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने आज उनका हाथ पकड़कर उसे पानी में धक्का दिया था। अभी भी झूठ बोल रहे हो? फांग मम्मी की तीखी आवाज पूरे विला में गूंज गई। इसी दौरान फांग जुन बाई निंगबिंग की तरफ घूमा, आंखें लाल करके लाचार बनते हुए बोला, अगर आम रिंग होती तो कोई बात नहीं थी, पर ये मम्मी पापा ने मुझे दी थी। जब मैं बचपन में गायब हो गया था, उन सालों में इसी रिंग के सहारे मैं जिंदा रहा, इसी उम्मीद में कि कभी न कभी मम्मी पापा से मिलूंगा। मम्मी ने सुनते ही फांग जुन की उन सालों की तकलीफें याद करके बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। पास खड़े फांग के पापा का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से आगे बढ़े और सीधा मुझे सीढ़ियों से नीचे खींच लिया। तुम्हारा दिल इतना गंदा और हसद से भरा हुआ कैसे हो सकता है? फांग युआन, आज अगर तुमने पूल में से आज जुन की रिंग ढूंढ कर नहीं निकाली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो चिल्लाते हुए मुझे बाहर खींचने लगे। मैंने पूरी ताकत लगाई पर छूट नहीं पाया। मजबूर होकर मैंने मदद के लिए बाई निंगबिंग की तरफ देखा, पर उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, बिना किसी जज्बात के। बाई निंगबिंग पलटी, डाइविंग मास्क उठाकर मेरे पास लाई। इसे पहनो और पूल में जाकर आज जुन की रिंग ढूंढ कर लाओ। जब मैंने इनकार में सर हिलाया तो उसका लहजा फौरन सख्त हो गया। ये तुम्हारा उस पर उधार है। वो चारों किनारे खड़े होकर बातें करते और हंसते रहे, बीच बीच में मुझे आलसी न बनने की ताकीद करते रहे। आसमान में अंधेरा छाने लगा, पानी का तापमान गिरता गया और नजरें धुंधली होने लगी। मेरी हरकतें धीमी पड़ती गईं। बड़ी मुश्किल से मैंने सांस लेने के लिए सर बाहर निकाला तो बाई निंगबिंग की आवाज आई, टाइम पास करने की कोशिश मत करो, जब तक रिंग नहीं मिलती बाहर आने की जरूरत नहीं है। मैं मायूस होकर वापस पूल के तलब में डूब गया। पूरे 4 घंटे तक पानी में ढूंढने के बाद आखिरकार ड्रेन पाइप के कोने में मुझे फांग जुन की जेड रिंग मिल गई। मैंने आखिरी ताकत लगाकर रिंग पकड़ी और किनारे चढ़कर पूल के पास ढेर हो गया। हिलने तक
तक की ताकत नहीं थी। सभी लोग मेरे पास आए, झटके से मेरे हाथ से रिंग छीन ली। वो ऊपर से खड़े होकर मेरी बुरी हालत को देख रहे थे। फांग जुन फांग पापा और फांग मम्मी का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे चला गया। बाई निंगबिंग ने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना, और पलटकर फांग जुन के पीछे चल दी। शुरू से आखिर तक उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं ठंडे शरीर के साथ पूल के किनारे पड़ा रहा, उनकी हंसी दूर जाती सुनता रहा और आखिरकार पूरी तरह बेहोश हो गया। मैं उस खाली विला में पूरे 2 दिन बेहोश पड़ा रहा। होश आने के बाद मैंने सबसे पहले फॉरेन में बैठे अपने सगे माता पिता को कॉल किया। मैंने सोच लिया है, शॉर्ट टर्म वीजा नहीं, सीधा परमानेंट माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। फोन के उस पार से खुशी की आवाज आई, पर मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे। इस शहर को छोड़ना जहाँ मैं 20 साल से ज्यादा रहा था, मेरे लिए एक दर्दनाक और मुश्किल फैसला था। मुझे नहीं पता था कि मैं बाहर की जिंदगी में ढल पाऊंगा या नहीं। न ही इस बात का यकीन था कि मेरे सगे माता पिता बिना किसी भेदभाव के मुझे प्यार करेंगे और संभालेंगे। आगे का रास्ता लंबा था, पूरा अनजान और खतरों से भरा, पर मैं सामना करने को तैयार था, क्योंकि मुझे पता था कि हालात इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती। परमानेंट पीआर का प्रोसेस आम वीजा से बहुत ज्यादा लंबा था। मैंने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और यूएस एम्बेसी के कई चक्कर काटे। आखिरी बार जब मैं एम्बेसी से बाहर निकल रहा था, तभी एक लाल रंग की फरारी तेजी से पास से गुजरी। मैं नंबर प्लेट नहीं देख पाया, पर अच्छी तरह जानता था कि पूरे शहर में ऐसी लिमिटेड एडिशन सुपरकार सिर्फ एक ही थी और उसकी मालिक बाई निंगबिंग थी। मेरे दिल में एक पल के लिए घबराहट आई, पर फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि बाई निंगबिंग के ध्यान में सिर्फ फांग जुन है। वो सड़क किनारे मुझ पर ध्यान नहीं देगी, और अगर देख भी लिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात को मैं अकेले ठंडी जमीन पर बैठकर टीवी की आवाज फुल करके विला के अकेलेपन को दूर करने की कोशिश कर रहा था। अचानक दरवाजे का लॉक खुला। एक लंबे अरसे बाद देखा हुआ चेहरा दरवाजे पर नजर आया। वो बाई निंगबिंग थी। वो मेरे सामने आई। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? मैंने आज तुम्हें यूएस एम्बेसी के पास देखा था। तुम वहाँ क्या करने गए थे? हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप का एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा होने वाला है और जल्दी ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। मेंटर ने अमेरिका की एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा नाम दिया था। मैं वहाँ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स रिपोर्ट करने जाऊंगा। ये बहाना मैंने पहले से सोच रखा था। बाई निंगबिंग ने धीरे से सर हिलाया। आज जब उसने मुझे एम्बेसी के पास देखा था तो पहले लगा कि उसे धोखा हुआ है। मैं उससे छुपाकर चुपके से अमेरिका कैसे जा सकता था, लेकिन जब उसने गाड़ी मोड़कर देखा तो मुझे टैक्सी में बैठते देखा था। उस वक्त उसका दिल थोड़ा बेचैन हुआ था, पर यह बेचैनी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसे पूरा यकीन था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। इन सालों में मेरी फांग परिवार से कोई खास बनती नहीं थी। इस दुनिया में बाई निंगबिंग ही मेरा अकेला सहारा थी। मैंने इतने सालों तक उसका पीछा किया था। लगाव और प्यार मेरी रगों में बसा था, जो 1-2 दिन में खत्म नहीं हो सकता था। बाई निंगबिंग हल्का सा मुस्कुराई और पहले की तरह आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मूवी देखना चाहते हो? मैं साथ बैठती हूँ। मेरा दिल चाहा कि पूछूं, क्या आज रात तुम्हें फांग जुन के पास नहीं जाना? पर थोड़ा हिचकिचाकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उसके तरीके को अच्छी तरह जानता था, पहले थप्पड़ मारना और फिर मीठी गोली देना। आखिरकार मैंने इनकार नहीं किया। मैंने एक पुरानी रोमांटिक मूवी चुनी और देखते देखते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि बाई निंगबिंग बार बार फोन में लगी रही। जैसे ही एंडिंग सॉन्ग शुरू हुआ, मैं उठा और धीरे से बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, पर बाई निंगबिंग ने मुझे रोक लिया। कल इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में डिनर है। आज उनके पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की सेलिब्रेशन पार्टी है। बड़ा भाई होने के नाते गिफ्ट तैयार रखना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा ऊपर चला गया और मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन सुबह बाई निंगबिंग ने किसी के हाथ एक गिफ्ट बॉक्स भिजवाया। मैंने खोलकर देखा तो अंदर एक बेहद महंगी डायमंड वॉच थी। ग्रीटिंग कार्ड पर लिखा था, आज उनको उसकी मंजिल मिलने पर मुबारकबाद, और नीचे भेजने वाले का नाम मेरा लिखा था, फांग युआन। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। बाई निंगबिंग की प्लानिंग तो लाजवाब थी, पर समझ नहीं आया कि ये ध्यान मेरे लिए था या फांग जुन के लिए। जब मैं होटल पहुंचा तो प्राइवेट डाइनिंग रूम से पहले ही खुशियों भरी हंसी की आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और अंदर जाने में झिझका। अंदर गया तो ये खुशगवार माहौल फौरन गायब हो जाएगा, क्योंकि कोई मेरा स्वागत नहीं करना चाहता था। पर अगर अंदर न जाता तो फांग परिवार और बाई निंगबिंग मुझे एहसान फरामोश और बदतमीज कहकर ताने मारेंगे। जब मैं इसी सोच में था, तभी अंदर से गिलास गिरने की आवाज आई। रूम के कांच से मैंने देखा कि फांग जुन का मुंह लटक गया था और चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। फांग मम्मी ने फौरन बेटे के बदले रंग को भाप लिया और चिंता से पूछा, क्या हुआ आजुन? कुछ नहीं, बस फांग युआन के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया है। सुना है कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अभी ग्रुप में सब लोग उसी को मुबारकबाद दे रहे हैं। फांग जुन की आवाज में जलन और दर्द था। फांग पापा के चेहरे की मुस्कान फौरन गायब हो गई। फांग जियाओ को यकीन नहीं हुआ। उसने झट से फांग जुन का फोन छीनकर चेक किया। आज पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रिजल्ट आने का दिन था। पहले ग्रुप में सभी लोग फांग जुन को बधाई दे रहे थे, पर पता नहीं किसी ने मेरे एक्सपेरिमेंट सक्सेस की खबर डाल दी, जिससे ग्रुप का रुख फौरन बदल गया। सब लोग मेरी तारीफ करने लगे कि मैं रिसर्च जीनियस हूँ और मुझे सीधा पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिलना चाहिए। फांग जुन की सारी फुटेज मेरे आगे फीकी पड़ गई। फांग जियाओ ने गुस्से में फोन टेबल पर पटक दिया। ये फांग युआन, मुझे लगता है उसने ये जानबूझकर किया है। खास आज के दिन ये खबर दी ताकि आज उनको नीचा दिखा सके। फांग मम्मी को भी गुस्सा आ गया। ये फांग युआन हर वक्त अपनी अटेंशन पाने के चक्कर में रहता है। घर वाले ध्यान नहीं देते तो कॉलेज में चौड़ दिखाने चला जाता है। कितना गंदा दिमाग है इसका। फांग पापा ने फोन निकालकर मुझे कॉल मिलाने की कोशिश की। इसके पास जो कुछ भी है सब आज जुन से छीना हुआ है। किस बात का अकड़ रहा है? अभी बुलाता हूँ उसे यहाँ। पापा, उसे यहाँ बुलाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो तो मोटी चमड़ी का धीट इंसान है।
है, पर मेरे पास एक बेहतरीन तरीका है जिससे फांग युआन आगे से कभी अकड़ नहीं दिखा पाएगा। बस एक एक्सपेरिमेंट ही तो है, चाहे कितनी भी बड़ी डिस्कवरी क्यों ना हो, हम कह देंगे कि ये आजुन ने किया है, बस बात खत्म। उसके बाद सभी लोग आजुन को रिसर्च जीनियस कहेंगे। कोटा तो छोड़ो, सीधा डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। फांग जियाओ ने अकड़ते हुए कहा। फांग जुन फौरन खुशी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे का सारा रोना धोना खुशी में बदल गया। दीदी का दिमाग सच में सबसे तेज है। फांग पापा और फांग मम्मी ने भी लगातार सर हिलाया। तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी फांग युआन के पास जो कुछ है वो आजुन का ही तो है। हमने उसे इतने सालों तक पाला है, बस एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही तो है। आजुन को देना उसका फर्ज बनता है। पूरे परिवार की मंजूरी मिलते ही फांग जियाओ फौरन एक्शन लेना चाहती थी, पर उसे पता था कि मेरे साथ उसके रिश्ते पहले से खराब हैं। अगर वो सीधा मुझसे बोलेगी तो मैं कभी नहीं मानूंगा। इसलिए उसने अपनी नजरें बाई निंगबिंग की तरफ घुमाई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया था। पूरी ताकत लगाकर मैंने खुद को अंदर घुसने से रोका। भले ही मैं पहले से जानता था कि फांग परिवार को मुझसे कोई लगाव नहीं है, पर इस वक्त उन्हें मेरी सारी मेहनत छीनकर अपना बनाने की ऐसी साजिश करते सुनकर मेरे दिल में अजीब सी बेबसी और गहरा दुख भर गया। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने मुट्ठी जोर से भींची। बाई निंगबिंग, वो लड़की जिसे मैंने 11 साल बहुत चाहा, क्या वो इस बात के लिए हाँ करेगी? थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैं फांग युआन से बात करती हूँ। उसे कहूंगी कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आज जुन को दे दे। मैं विला वापस नहीं गया, बल्कि फोन बंद करके खुद को लैब के अंदर बंद कर लिया। पर बाई निंगबिंग ने फिर भी मुझे ढूंढ निकाला। उसने डीन से लैब की चाबी मांग ली थी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि यहाँ के अलावा मेरे पास जाने की कोई दूसरी जगह नहीं है। हल्की रोशनी में मैंने कंप्यूटर के आगे से सर उठाया। आंखों के नीचे के काले घेरे साफ दिख रहे थे और मैं पूरी तरह थका हारा लग रहा था। मेरी आंखें लाल थीं जब मैंने बाई निंगबिंग को धीरे धीरे पास आते देखा। सुना है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया है, मुबारक हो तुम्हें। मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं बोला। दिल के किसी कोने में आखिरी उम्मीद बची थी। उम्मीद की वो सच में मेरे लिए खुश हो। उम्मीद की वो बेरहम मांग मेरे आगे न रखे। थोड़ी देर बाद बाई निंगबिंग ने बिल्कुल आम चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा और एक एक लफ्ज बोलते हुए कहा, फांग युआन, इस बार के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जुन को दे दो। ये बात मेरे दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह आकर लगी। भले ही मुझे उसका फैसला पहले से पता था, पर जब उसने इतनी बेपरवाही से ये बात कही तो दिल में चीरने वाला दर्द हुआ। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, बाई निंगबिंग खुद ही अपनी दलीलें देने लगी। तुम पढ़ाई में अच्छे हो और टैलेंटेड भी हो, आगे चलकर और भी रिजल्ट्स निकाल लोगे, लेकिन आजुन अलग है। वो पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करने वाला है और उसके पास कोई रिसर्च पेपर ना हो तो काम नहीं चलेगा। मैंने टेबल का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए खड़े होकर चीखते हुए पूछा, पढ़ाई में अच्छा हूँ, टैलेंटेड हूँ, तो क्या तुम्हें मेरी मेहनत बिल्कुल नजर नहीं आती? मैंने दिन रात इस लैब में बिताए हैं। केमिकल्स की वजह से मेरे हाथों की चमड़ी एक के बाद एक छिल गई। ये रिजल्ट मैंने अपना पूरा खून पसीना बहाकर हासिल किया है। बाई निंगबिंग, क्या तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है? मेरे लगातार सवालों से बाई निंगबिंग थोड़ी चिढ़ गई। तुमने बहुत मेहनत की है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फांग युआन, अपनी औकात मत भूलो। तुमने आज जुन की जगह लेकर फांग परिवार में इतने साल ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है। अब उसके लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी देना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? इंसान को एहसान मंद होना चाहिए। इसे बस आज जुन के लिए अपनी समझ और बड़प्पन समझ कर दे दो। एहसान और एहसान फरामोश जैसे शब्द सुनकर मैं अचानक हंसने लगा। इतना हंसा कि सीने में दर्द उठने लगा। मैंने उस औरत को देखा जिसे 11 साल चाहा था, तो उसके दिल में आखिरकार मैं बस वही था जो फांग जुन का कर्जदार है और जिसे गुनाहों का प्रायश्चित करना है। मैंने पहली बार उसे पूरी ताकत से पीछे धक्का दिया। बाई निंगबिंग, तुम मुझे एहसान फरामोश ही समझ लो। इस बार मैं अपना एक्सपेरिमेंट फांग जुन को नहीं दूंगा। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। कहने के बाद मैं बिना मुड़कर देखे लैब से निकल गया। बाई निंगबिंग वहीं खड़ी रह गई। अच्छी बात यह थी कि उस खाली विला में मेरा कोई जरूरी सामान नहीं बचा था। मैं बस शांति से अपनी रिपोर्ट पूरी करना चाहता था, अपना रिजल्ट लेकर हमेशा के लिए इस घुटन भरी जगह को छोड़कर निकल जाना चाहता था। कुछ दिन छुपे रहने के बाद मुझे बाई निंगबिंग का कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगा शायद उसने उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए मैं लैपटॉप लेकर वापस लैब पहुंचा ताकि रिपोर्ट को आखिरी रूप दे सकूं। लेकिन जब मैं लैब बिल्डिंग के आगे खड़ा हुआ और कई बार फेस स्कैन किया तो एंट्री सिस्टम बार बार फेल दिखाता रहा। मैंने फौरन फोन निकालकर अपने मेंटर को कॉल किया। सर, मेरी एक्सेस एंट्री बंद क्यों दिखा रही है? हमेशा नर्म बोलने वाले मेंटर की आवाज इस वक्त बर्फ जैसी ठंडी थी। फांग युआन, आज के बाद से तुम हमारी लैब के मेंबर नहीं हो। अब तुम लैब में दाखिल नहीं हो सकते। मैं गुस्से में दौड़कर अकादमिक ऑफिस गया, पर वहाँ मेंटर नहीं थे। बस एक पहचान वाले टीचर ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और चुपके से बताया, फांग युआन, मेंटर को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। ये उनका फैसला नहीं है, वो भी मजबूर है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैं कॉरिडोर में जमीन पर बैठ गया। मायूसी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरे इनकार के बाद बाई निंगबिंग चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो कोई न कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालती। पूरे शहर में कॉलेज और मेंटर को झुका सके ऐसी ताकत बाई परिवार और फांग परिवार के अलावा किसके पास हो सकती थी? उस पल मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा शरीर वहीं 2 बार लड़खड़ाया। क्यों? आखिर क्यों? मैंने बेहद बेयकीनी से पूछा, पर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और बस ठंडी बीप्स आ रही थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। लैपटॉप खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी सारी लैब एक्सेस परमिशंस कैंसिल हो चुकी थी। मैं ना तो कोई लैब डेटा देख सकता था और ना ही अपनी इतनी मेहनत से निकाला हुआ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख पा रहा था। सब कुछ गायब हो चुका था। वाह, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल! वो जगह तो बहुत महंगी है, कोई मजाक थोड़ी है। फांग जुन तो फांग परिवार का बड़ा बेटा है। एक डिनर पार्टी उसके लिए क्या चीज है? सही बात है, फांग जुन हैंडसम भी है,
दिल का अच्छा है और रिसर्च स्किल्स भी इतनी कमाल हैं, सच में जबरदस्त।